वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10, एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। तो एडजस्टमेंट इसमें यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है कि हमारे पास जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि हमने एंटर नहीं की या गलत एंटर कर दिया है या फिर इनकम्प्लीट एंटर कर दिया है, तो उसको अब हमने एडजस्ट करना है, उसको हमने ठीक करना है। यानी जब भी हम अपने अकाउंटिंग में अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं और उस बनाने के दौरान अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या कोई ट्रांजैक्शन हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की या कोई ट्रांजैक्शन हमने गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया या अमाउंट गलत कर दी, इस तरह का कुछ भी है, अगर इस तरह का हमारे पास जो है एरर आता है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं इसमें अपनी एडजस्टमेंट में, उसको अकाउंटिंग में इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास क्या होती है? एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो हम जो है अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पे देखते हैं। जब हम अपने सारे अकाउंट्स बना लेते हैं देन उसके बाद एंड पे हम देखते हैं कि हमारे कौन सी चीज़ जो है वो ठीक नहीं हुई है। अगर हमने सपोज हमने जर्नल बनाया है, जब पूरा बना लेंगे तो फिर हम एक दफ़ा रीचेक करेंगे कि इसमें हमारे पास अगर एरर आया तो कहाँ से आया है, और वो जहाँ पे भी कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पे जाके हम अपनी एंट्रीज को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इस साल की हो या फिर ना हो, मतलब किसी भी साल की हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश की रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है वो हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम बात करें अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है अपने करंट अकाउंटिंग ईयर के रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें जो हमने जितने भी हमने जो है रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, हमारे जितने रेवेन्यू हमने रिसीव किए हैं, एक्सपेंसेस हमने किए हैं, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये क्या चीज़ करेंगे कि जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, चाहे वो कैश के हैं चाहे वो क्रेडिट के हैं, लेकिन जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस करंट ईयर का है हम वो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आएगा हमारे अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। आगे जी हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे पास हमारे करंट ईयर में होते हैं, जो हमने अभी एक्सपेंस हमने किया है लेकिन उसकी पेमेंट हमने नहीं की, यानी उधार पे हमने जो है कोई चीज़ लेके तो कोई खर्चा हमने कर दिया, मतलब सपोज हम कुछ खरीद कर लेकर आए हैं, परचेजेस किए हैं, हमारा एक्सपेंस में आएगा ये, तो परचेज हमने किया लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए, क्रेडिट परचेजेस किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। यानी वो एक्सपेंस जो हमने इस साल में कर दिया है लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की, जैसे वेजेस पेएबल, यानी वो वेजेस जो अभी हमने पे करने हैं, या अक्रूड सैलरीज, यानी वो सैलरीज जो अभी हमने पे करनी है, जो ड्यू हो चुकी हैं, एक्सपेंस वो रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन वो हमने आउटस्टैंडिंग के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया कि ये एक्सपेंस इस साल का है लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं की। इसके लिए अगर इसमें कोई भी मिस्टेक आए तो इसकी जो है इसको एडजस्ट करने के लिए इसकी एंट्री हमारे पास हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अब अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो आउटस्टैंडिंग का बिल्कुल उल्टा है, वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने हमारे नहीं हुए, हमने पहले ही पे कर दी हैं। लाइक जैसा पहले हमने सैलरीज की बात की, तो यहाँ पे ये है कि अभी महीना बिल्कुल अभी शुरू हुआ है तो हमने पहले ही उसकी सैलरी पे कर दी, या कोई रेंट है हमने पहले ही को 5-6 महीने का रेंट दे दिया, कुछ महीनों का हमने पहले ही दे दिया। यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो होने से पहले, अपनी डेट आने से पहले ही हम उसको पहले एडवांस में पेमेंट कर दें तो वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। और इसके लिए एंट्री अगर तो हमारे पास जो है हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं इसको एक्सपेंस के तौर पे, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। और अगर हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू हमारे पास वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह का है। ये हमारे पास वो रेवेन्यू है जो हमने इस साल अर्न कर लिया है लेकिन अभी हमें उसकी पैसे रिसीव नहीं हुए। यानी जैसे सपोज हमारा अक्रूड कमीशन हो गया, यानी अक्रूड कमीशन में हमारे पास क्या आएगा? वो कमीशन जो हमें इस साल मिलना चाहिए अभी नहीं मिला, चलो बाद में मिल जाएगा। या वो रेंट जो हमने पे करना है, जो हमें जो है हमने रिसीव करना है, हमने हमारा रेंट ड्यू हो चुका है, हमने किसी बंदे से रिसीव करना है, उसने अभी पेमेंट नहीं की, तो ये क्या है? अक्रूड रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जो कि अब जो है आप ले सकते हो, अब आपका जो है आप इसके लिए लाइबल हो चुके हो कि आपको ये रेवेन्यू अब मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिला तो जो है इन फ्यूचर मिलेगा, तो ये है अक्रूड रेवेन्यू। और इसके लिए एंट्री हमारे पास आती है अक्रूड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट।
इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू इसका उल्टा बिल्कुल, जिस तरह हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस था वैसे अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी वो रेवेन्यू जो कि आपके पास ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो गया है। जैसे आपने रेंट जो है रिसीव कर लिया इन एडवांस, या अनअर्न्ड कमीशन, अभी आपने वो कमीशन अर्न नहीं किया, आपको पहले ही मिल गया है। या कभी कभी ये सैलरीज भी होती हैं कि हम एडवांस अपनी सैलरी मांग लेते हैं, तो ये क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अभी आपने कमाया नहीं था लेकिन आपको पहले ही एडवांस में मिल गया। तो अगर हम इसको रेवेन्यू के तौर पर ही रिकॉर्ड करें तो इसकी एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट। और अगर इसको हम लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जी हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है, वो ग्रेजुअल डिक्रीज मॉनिटरी वैल्यू, यानी किसी भी एसेट के मॉनिटरी वैल्यू में वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो, उसको बिजनेस में यूज़ करने की वजह से अगर डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी अगर आपके पास कोई एसेट है, सपोज आपके पास मशीनरी है और आप उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, अब बिजनेस में यूज़ करने की वजह से अब उसमें और कभी उसमें थोड़ा बहुत जंग लग गया, कोई मशीनरी का कोई पार्ट खराब हो गया, कोई कुछ भी हुआ, कोई स्क्रैच आ गया उसमें, कोई पेंट उतर गया उसका, कुछ भी ऐसा का हो सकता है, उसमें ऑयल लगाने की जरूरत पड़ सकती है ऐसी। यानी अब क्या चीज़ है आप यूज़ कर रहे हो, तो अब ये सब चीज़ें होने की वजह से या हार्डली यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है ना, मॉनिटरी वैल्यू कम। आप जाहिर है सपोज आप 50,000 की मशीनरी खरीद कर लेकर आए हो, तो अब आप 1 साल आपने इस्तेमाल किया, तो क्या 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू 50,000 रहेगी? नहीं ना, 1 साल बाद में भी उसकी वैल्यू को 30-40,000 रह जाए। तो ये जो डिक्रीज आया है, जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके यूज़ करने की वजह से, बिजनेस में यूज़ करने की वजह से जो डिक्रीज हो जाती है मॉनिटरी वैल्यू किसी एसेट की, उस जो है डिक्रीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी ये क्या है, बिजनेस का डेप्रिसिएशन एक लॉस है। और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू में थोड़ा बहुत डिक्रीज आए यूज़ करने की वजह से, तो उसको आ जाएगी डेप्रिसिएशन। और इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। आगे जी हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके नाम की तरह का ही है। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमारे पास वो टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल हमारे पास ये सम हम कर लें डिफरेंट ईयर्स का। अगर सपोज हमारे जैसे हमने मशीनरी की एग्जांपल ली, अगर आपने बिजनेस में 10 साल मशीनरी इस्तेमाल किया, तो उन 10 सालों में जो डेप्रिसिएशन, हर साल के डेप्रिसिएशन को, सारे 10 सालों की डेप्रिसिएशन को अगर हम प्लस कर लें, उनको सम अप कर लें, उनका टोटल कर लें, तो वो हमारे पास आ जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे जी हमारे पास डेट्स हैं, तो ये आपको पता है डेट्स हमारे पास हमारे कर्जे होते हैं, वो अमाउंट रिसीवेबल जो बिजनेस से रिसीव करने हमने डेटर से, वो डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट्स कौन से हैं, वो वाले डेट्स जो आपने अपने डेटर से रिसीव करने थे लेकिन अब रिसीव नहीं हो सकते। यानी आपका जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब वो आपको पता है कि अब ये तो पैसा डूब गया, ये पैसे वापस नहीं मिलने, तो वो वाले डेट्स कौन से होंगे, बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स में ये वो डेट्स हैं जिनके बारे में हमें ना एक डाउट होता है कि हो सकता मिल जाए, हो सकता ना मिले। ये जो डेट्स हैं जिनका श्योरिटी नहीं है हमें कि हमें वापस मिलेंगे पैसे या नहीं मिलेंगे, तो ऐसे डेट्स को बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। अगर ये बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये वो बैड डेट्स हैं जिनके बारे में हम लिख चुके थे कि ये पैसा नहीं हमें वापस मिलना, लेकिन कुछ ऐसा रीजन बन गया कि जिसकी वजह से वो पैसे आपको वापस मिल गए। तो ये जो है इनको हम जो है इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि पैसे मिलेंगे वो मिल गए। उसके बाद जी हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमारे पास क्या चीज़ है कि प्रोविजन जो है हमारे पास एक ऐसा अलाउंस है जो हमने रखा होता है अपने डाउटफुल डेट्स के लिए। यानी हमें शक होता है कि शायद ये वाले जो कर्जा है ना, ये जो पैसे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हमने पहले ही ना थोड़ी सी प्रोविजन, थोड़ा सा अलाउंस ना अपने पास रखा होता है कि चलो ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इन पैसों को इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये हमारे पास जो है एक ऐसी प्रोविजन है जो कि हम अपने उन डेटर्स के लिए क्रिएट करते हैं जो कि जिन्होंने हमारे डेट्स जो हैं वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर ही उन्होंने वापस कर दिए हैं। यानी वो डेटर्स जिन्होंने हमें अब टाइम से पहले पैसे वापस कर दिए हैं, तो ये हम जो है उनको क्या करते हैं, उनको हम थोड़ी सी उनको हम जो मतलब डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट को देने के लिए हमने थोड़े से अलाउंस, थोड़ी प्रोविजन पहले ही रखी होती है कि अगर हमारे किसी डेटर ने हमें टाइम से पहले ही पैसा दे दिया तो हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ना है, तो उसके लिए हमने थोड़े पैसे जो रखे होते हैं वो उनको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके लिए एंट्री हमारे पास हो जाएगी डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो ये क्रेडिटर्स के लिए हमारे पास ये चीज़ होती है, प्रोविजन हमने क्रिएट किया होता है, यानी वो जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया है अपने क्रेडिटर्स से, तो वो सारे जो है हम जहाँ पे रखते जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा, और जो वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और पॉसिबली हम उसको एक लॉस भी कह सकते हैं।
एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की, तो वो है जी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। और अगर हम बात करें एडजस्टिंग एंट्री इंटरेस्ट की या कैपिटल की, यानी इंटरेस्ट या कैपिटल को एडजस्ट करना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमने एडजस्ट करना हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। अब जी बारी आती है लॉस की। एक होता है हमारे पास बिजनेस में नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है, वो लॉस जो बिजनेस में गुड्स जो है आम रूटीन में थोड़ा बहुत कोई लॉस हो रहा है, यानी गुड्स को संभालने के लिए, गुड्स की हिफाजत करने के लिए, या अगर कोई सपोज कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ लीक हो जाती है, कोई चीज़ श्रिंक हो जाती है, इस तरह के जो छोटे मोटे लॉस जो है ना उनको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और ये जो है हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे सपोज आप लोगों ने जो है हमारे बिजनेस में हमने कोल ला के रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास कोल किसी भी चीज़ के लिए हमने मशीनरी के लिए कोल लेकर आए हैं। अब वो कोल एक जगह पड़ा हुआ है, तो अब आपको ये पता है कि हमने वो जो कोल का हमने ढेर लगाया होता है, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ है कि वो नीचे कुछ थोड़ा बहुत कोल ज़ाया हो जाता है ना, वो थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का वेस्ट जो है ये है हमारा नॉर्मल वेस्ट। या अगर हमने ऑयल है हमारे पास, हमारे मशीनरी के लिए हमने ऑयल रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत जो है कोई गिर गया या कोई बॉटल के अंदर ही रह गया, तो ये इस तरह के जो लॉसेस हैं ये हमारे हैं नॉर्मल लॉसेस। इसलिए हम इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये हमें पता है ये होने ही होने होते हैं। ये थोड़े छोटे मोटे लॉस हैं, तो ये जो है, या अगर हमने मिट्टी कहीं से मंगवाई है, पूरी ट्रॉली मिट्टी की मंगवा ली है, तो वो अब जाहिर है वो रास्ते में जब आ रही है कुछ थोड़ी बहुत हो ही जाएगी ना, तो ये इस तरह के लॉस को कहते हैं नॉर्मल लॉस। इसका ऑपोजिट है अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए हम लोग जो है ना उसको हम रोक ही नहीं सकते, ये होना ही होना होता है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को के लिए हमारे पास अब नॉर्मल लॉस के लिए हम लोग पहले से कुछ ना कुछ इंतजामात कर सकते हैं। ये वो लॉस है जो आपके पास ऐसे नहीं है कि होने ही होने हैं, अगर आप इसकी एहतियात करो तो नहीं भी हो सकते। जैसे अगर आग लग गई है, आप पहले ही ध्यान रखो, आप पहले ही एहतियात करो। अगर तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से है तो आप पहले ही अपनी वायरिंग वगैरह चेक करते रहो। या अगर फ्लड है, फ्लड आ गया, फ्लड बेशक एक कुदरती आफत है, एक अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन फ्लड में हमारे पास ये भी है कि हम उसके लिए इतने इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़े लेवल का हो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है ये। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी आया है या कोई इस तरीके से है तो हम इसका कोई इंतजाम कर सकते हैं। अगर हमें पता है फ्लड आने वाला है तो हम अपनी बिजनेस का जो सारा सामान है एक जगह से कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो लॉस से बचा जा सकता है। तो इसी तरह के जो लॉसेस हैं इनको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, और इनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो थी हमारे पास डेफिनेशंस। अब चलते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की तरफ। ये है जी हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है 31 दिसंबर 2015 का, और हमें बोला गया है कि आप बना के दिखाओ हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाओ। साथ नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि ये सारी जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने करनी है। जिस तरह हमने इससे पहले फाइनल अकाउंट बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ पे अपना जो है ये वाली एंट्रीज भी करेंगे। यहाँ भी फाइनल अकाउंट की तरह ही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि इसमें साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, वो भी हम अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी सारा मेथड वही है। पहले जी ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ आते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो वो उन्हें हमें दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ से ऊपर से लिख देंगे 10,000। देन उसके बाद हमारे पास परचेजेस और सेल्स दी हुई हैं, तो आपको पता है डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड वाली जो है एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड रेवेन्यू होता है। तो डेबिट यानी 40,000 जो है सेल्स का है, और क्रेडिट साइड पे हम 40,000 परचेजेस का है, और क्रेडिट साइड पे हम सेल्स का जो है 1 लाख वो उधर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न्स नहीं है, ना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ना नीचे दिया हुआ है, ना सेल्स रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जी आगे हमारे पास सन्ड्री डेटर क्रेडिटर, ये इसकी बात नहीं है। ये प्लांट मशीनरी भी उधर बैलेंस शीट में जाएगी, फ्री और प्रेमिसेस भी नहीं, सैलरीज भी नहीं। वेजेस हमारे पास हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन साथ नीचे ही देखें कि उन्हें हमें जो है एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। एडजस्टमेंट में पर कौन कौन सी है, एक हमें एडजस्टमेंट में वेजेस पेबल बताया हुआ है, बैड डेट्स की प्रोविजन हमें दी हुई है 2% एडजस्ट करने हैं डेटर्स पे, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। एडजस्टमेंट में अब आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नीचे एडजस्टमेंट दी गई होती है ना उसकी 2 एंट्रीज होती हैं। अब जिस तरह सबसे पहले एडजस्टमेंट हमें दिया है वेजेस पेबल, सबसे पहले तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे, वेजेस हमें दिए हुए हैं उसमें हम ऐड कर देंगे ये पेबल और फिर इधर लिख देंगे। उसके अलावा हमारे पास किसी भी किस्म का कोई जो है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। उस ग्रॉस प्रॉफिट को अब हम ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद जी हम देखते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले जी हमारे पास ये हमें जो है सैलरीज दी हुई है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड है, ये हम लोग यहाँ लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हम लिख देंगे। फिर उसके बाद अब बैड डेट। तो यहाँ बेटा बैड डेट्स का ये कॉन्सेप्ट आपने समझना। देखिए बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में भी दिए हुए हैं, उसी के नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दी हुई है, और नीचे एडजस्टमेंट में भी हमें बैड डेट्स की प्रोविजन दी हुई है। 3 चीजें हैं। बैड डेट्स का ये रूल आप लोग याद कर लें कि बैड डेट्स के लिए हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं न्यू प्रोविजन। पहले तो ऊपर हेडिंग देते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसके बाद लिखते हैं न्यू प्रोविजन, उसमें हमने ऐड करने होते हैं बैड डेट्स और लेस करनी होती है ओल्ड प्रोविजन। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दी हुई है, इसको हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो पहले बन गया होता है, एडजस्टमेंट उसके बाद लिखी जाती है, तो इसलिए ये ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली प्रोविजन को हम लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन और नीचे एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन को लिखेंगे न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन के लिए देखिए उन्होंने बोला हुआ है कि हमने 2% ऑन डेटर्स, तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स की अमाउंट मौजूद है। डेटर की अमाउंट आपको पता है आपके उसमें जो है डेबिट साइड पे लिखी हुई है 30,000 का 2% ले लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ पे 600 हमारे पास आ गया न्यू प्रोविजन। इसमें ऐड करेंगे अपने बैड डेट्स का 500 और फिर उसमें से लेस कर देंगे अपनी ओल्ड प्रोविजन जो कि हमें दी हुई है 225। इसको करके करेंगे तो 875 यहाँ हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद ये ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो है और हमारे पास जो है इंश्योरेंस है, ये भी जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी यहाँ लिख दिया। और उसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ दी है, नीचे हमारे पास दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट है, तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये आप मैं दोबारा आपको बोलने लगी हूँ, याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो हमारी नीचे एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज है इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक चलो हम यहाँ पे कर ले, वेजिस का एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, बैड डेट्स वाला भी इफेक्ट इधर ट्रेडिंग में, इधर प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया। इंटरेस्ट का अब हम इफेक्ट करने लगे हैं कि इंटरेस्ट का जो है इफेक्ट है वो हम लोग इधर करेंगे, नीचे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हमने ऊपर कर लिया, एक इफेक्ट हो गया, अगला अगला बैलेंस शीट में जाएगा इसका इफेक्ट। तो इंटरेस्ट पे हम किस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल की अमाउंट 50,000 हमें दी हुई है, कैपिटल का 50,000 का जो है हम लोग 5% ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास कोई भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे इसको इसी तरीके से जो है कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो है क्रेडिट साइड वही बड़ी है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ किया और उसको अब हम ट्रांसफर करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, अपने कैपिटल में, यानी बैलेंस शीट की तरफ। अब जी बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट, यहाँ पे हमारे पास देखें आपको पता है कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जी हमारे डेटर्स हमें दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर्स भी दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिए हैं। डेटर की अमाउंट हम इस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिटर की हम जो है वो अपना लिख देंगे अपनी लाइबिलिटीज वाली साइड पे। डेटर्स में आपको पता है नीचे प्रोविजन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना बैड डेट्स प्रोविजन जो है वो ऑन डेटर्स है, तो इसका यानी दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा। जो हमने कैलकुलेट की थी 600 जो है अमाउंट कैलकुलेट की थी, इसको हम जो है यानी डेटर्स में से लेस कर देंगे इस बैड डेट्स की प्रोविजन को, फिर इसकी अमाउंट लिखेंगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी भी दूसरी एंट्री हमारे पास करंट एसेट में आके होती है, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जी करंट लाइबिलिटीज है, उसमें हमारे पास करंट लाइबिलिटी हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो नीचे एडजस्टमेंट में हमें दी हुई थी वेजिस जो पेएबल हैं, जो हमने पे करने हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। दूसरा फैक्ट इसका भी आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो हमने लिख दिए, वो भी यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद ये फिक्स्ड एसेट की तरफ अगर आए तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, वो लिख दिया। फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है ये भी हमारा फिक्स एसेट है, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आगे हमारे पास बारी आती है जी कैपिटल की। कैपिटल भी लिखा, उसमें तो हमने जो है ये प्रॉफिट जो हमने नेट प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद अब हम उसको ऐड करेंगे हमारी एडजस्टमेंट में जो हमें इंटरेस्ट हमारे कैपिटल में आया था, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तौर पे इसको भी हम ऐड करके लिख देंगे। अब देख लें हमारे पास जो चारों जो हमारी एडजस्टमेंट थी, चारों का हमने सेकंड इफेक्ट अपनी बैलेंस शीट में कर दिया। आपने ये चीज याद रखनी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जितनी चीजें आएंगी उनको सिर्फ एक ही दफा रिकॉर्ड करना, चाहे ट्रेडिंग में करें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में करें, चाहे बैलेंस शीट में करें, जहां भी वो जाता है, जहां उसकी अप्रोप्रिएट जगह है वहां जाके हमने उसको एक ही दफा रिकॉर्ड करना, दूसरी बार नहीं करना। लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट दी जाती है इसके लिए रूल है कि ये आपने 2 बार ही रिकॉर्ड करने हैं, इसकी दो इफेक्ट्स होंगे। अब बेशक एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में हो जाए, एक ट्रेडिंग में और एक प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाए, या एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट में हो जाए, जहां भी इसकी जो भी इसकी रेलिवेंट जगह है वहां जाके आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है, जो भी इसकी अप्रोप्रिएट प्लेस होगी वहां करेंगे। जिस तरह अब यहाँ पे कर दिया, सारी चीजें खत्म हो गई, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अब बारी आती है इसके टोटल करने की, और जब हम टोटल करेंगे तो हमारी ये बैलेंस शीट आ गई इक्वल। अगर इक्वल नहीं आएगी इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है, दोबारा उसको चेक करें और जो है उसको अपने बैलेंस शीट को इक्वल लेकर आए।
बैलेंस शीट इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, एडजस्टमेंट्स की भी और प्रॉब्लम की भी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके बाद जी अब हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।